हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 43। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की है बेटा, 9th क्लास की है, साइंस सब्जेक्ट की है और 12 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिवीजन करेंगे। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो बेटा वो ध्यान से सुन लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। यही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमेशा ज्ञान पूछता था जिज्ञासा दीदी से, आज जिज्ञासा पूछ रही है ज्ञान से कि ज्ञान व्हाट हैव यू लर्न सो फार अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक तुमने कितना पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में? तो वो बोलता है जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स क्या होता है बेटा? दी पुश और पुल। ठीक है, किसी चीज़ को धक्का लगाना या खींचना। अब फोर्स भी दो तरीके का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी, तो इन सब का जो सम होगा वो क्या है? जीरो आए तो क्या होता है वो रिजल्टेंट। जैसे देखो इधर से फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, दोनों ने बैलेंस कर दिया, इनके हाथ बिल्कुल बीच में है, ना इधर जा रहे ना इधर। ठीक है, एक पोजीशन पर रुक गए हैं। अनबैलेंस फोर्स बेटा वो होता है कि जब एक का फोर्स ज़्यादा हो दूसरे के फोर्स से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो उस फोर्स में मतलब कि एक ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ज़्यादा मूव करता है जिसकी तरफ ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फोर्स जीरो नहीं होगा जब डिफरेंस करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से ज़्यादा होगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब बेटा देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फोर्स की यूनिट मिल जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको न्यूटन से भी जानते हैं क्योंकि ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अब एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट डेट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है कि 1 यूनिट फोर्स की जो अप्लाइड होती है किसके अंदर? अमाउंट जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के जिसका मास क्या है? 1 किलोग्राम मास है, उसमें जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो उस पर कितना बल लगा हुआ है बेटा? 1 न्यूटन का बल लगा हुआ है। ये होता है 1 न्यूटन का मतलब। ठीक है, अब बेटा हमने पढ़े थे फोर्स के लाज। ठीक है, तो न्यूटन लाज ऑफ मोशन इनको बोला जाता है क्योंकि न्यूटन्स ने दिए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी एक रिमेन एक स्टेट में रहता है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति होती है कि अपने आप का विरोध करना, अपने चेंज आना। कोई भी चेंज को पसंद नहीं करता, तो इस तरीके से ये भी अपोज करता है उसको। ठीक है, कोई भी बॉडी। अब बेटा इनर्शिया होती है इसमें और एक मास होता है। इनर्शिया क्या होती है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। तो मतलब किसी भी चीज़ को के चेंज को रोकने की क्षमता, किसी चीज़ का विरोध करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, मास क्या होता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। एक तो कागज़ की बोल हो, एक क्या हो? बड़ी पत्थर हो। तो बेटा किस में मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा अपोज करेगी कि वो चेंज ना लाए? तो इसमें तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें तुम्हें हल्का सा, तो इसने ज़्यादा अपोज किया तुम्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अगर हम मोमेंटम को टी से डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो फोर्स इसके भी बराबर होता है और फोर्स इसके भी बराबर होता है। ये तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पर यही बोला है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जब किसी बॉडी पर अप्लाइड किया जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स तो उसके अंदर मोशन आती है, उस मोशन की वजह से उसके अंदर एक पावर आती है काम करने की कोई भी। ठीक है, तो वही पावर क्या होती है बेटा? चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी आ रही है तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए, तो वो क्या कर सकती है? तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, तो वो उसका क्या हुआ? मोमेंटम, जिसकी वजह से तुम्हें वो चोट पहुंचा सकती है। और अगर उसमें मोशन नहीं होती तो वो तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकती थी खड़ी होती तो, क्योंकि इसलिए पी किस पर डिपेंड होता है? एम इंटू वी, यानी कि एक्सेलरेशन, और सॉरी वेग मतलब वेलोसिटी
कि अगर कोई मतलब बॉडी है वो मूव कर रही है तो वो तभी आपको क्या कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, और उसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको चोट पहुंचा सकती है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर मोमेंटम किसके बराबर हुआ, mv के। इसका यूनिट क्या हुई बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों, mv में क्या हुआ, m तो क्या है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में करते हैं हम, तो ये हमारे यहाँ से यूनिट आ जाएगी। और फोर्स हमने पढ़ा बेटा क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, अब बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन दी टू डिफरेंट बॉडी। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो वो भी वापस से उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी इधर है और इसकी इधर है, और दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। देखो, इसने इस वाली पर लगाया था और इसने इस वाली पर लगाया, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगी। ठीक है, तो ये थर्ड होती है कि जब भी कोई किसी पर फोर्स लगाएगा तो वो बॉडी भी उस पर वापस से फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और उतनी ही क्वांटिटी में। ठीक है, अब इसी बेस पर बेटा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बॉडी है। ठीक है, अब आपको बेटा देखो कुछ एग्जांपल्स पिक्चर्स के थ्रू भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि अगर कोई बॉडी, जैसे गाड़ी क्या है बेटा, रुकी हुई है। ठीक है, तो रुकी हुई है तो वो यहीं पर रुकी हुई है, मतलब कि कोई गाड़ी जो है बेटा चली हुई है, सॉरी, ठीक है, चल रही थी वो, लेकिन अचानक रुक गई, तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन ये जो बॉडी है वो चल रही है अभी भी थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ झुक गए जैसे ही गाड़ी रुकी। ओके, बल्कि गाड़ी रुकती है, हम तो चलते जाते हैं। ओके, और इसमें तुम्हें दिखाया गया बेटा कि ये 40 kg का जो है इस पर फोर्स लगाओ और एक इस पर लगाओ, तो जितना ज़्यादा द्रव्य मतलब कि मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया मोमेंटम का कि यहाँ पर ये बॉल कैच कर रहा है तो अपने हाथों को नीचे कर रहा है, नीचे करने से क्या होगा बेटा, पी क्या होता है, देखो मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम को कम कर रहा होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये टी को कम कर रहा होता है, जितना ज़्यादा ये टाइम को बढ़ा रहा होता है तो उससे क्या होता है, उसका फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, उसकी पावर मतलब कोई कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, समय बढ़ा दिया तो बल जो उसके द्वारा हमारे हाथों पर लगेगा बॉल की वजह से वो कम हो जाएगा, तो हमें चोट कम लगेगी। ठीक है, तो इसलिए वो हाथों को नीचे करता है। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ऐसे चल रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए, तो उसके बाद जो इनका मोमेंटम होगा बेटा, वो पहले तुमने इन दोनों का योग निकाला, कुछ वैल्यू आई, फिर बाद में टकराने के बाद जो वो योग निकाला वो कुछ वैल्यू आई, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, जैसे पहले 4 थी तो बाद में भी 4 ही रहेगी। ठीक है, टकराने के बाद बस ये हो सकता है पहले इसमें 3 था और इसमें 1 था, अब इसमें 1 हो गया और इसमें 3 हो गया दूसरी वाली में। ओके, अब यह यहाँ पे इक्वेशन से तुम्हें यही दिखाया गया है कि मोमेंटम ऑफ ए और मोमेंटम ऑफ बी बराबर है मोमेंटम ऑफ ए मोमेंटम ऑफ बी के बाद में टकराने की। ओके, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन दी 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है बेटा, हमने यहाँ से किया था 1 न्यूटन फोर्स 1 यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन अमाउंट दैट प्रोडक्ट एंड एक्सेलरेशन, ये आप सारा लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब बेटा सेकंड क्या है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, तो मोमेंटम की तो बेटा ये रही पी की, ठीक है, और फोर्स की बेटा हमने सबसे ऊपर की थी, क्या थी, ये वाली, ठीक है, ये थी मोमेंटम की, सॉरी फोर्स की। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन, तो 3 लॉज ऑफ मोशन बेटा हमने यहाँ से पढ़े थे, आप इनको लिख दोगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा जो आप एग्जांपल लिख सकते हो वो क्या है, सम यूजेज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन स्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप एथलीट आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड, तो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बेटा, मैं बोल रही हूँ, आप अपनी सेकंड जो अपने वर्कशीट की थी वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑन स्टोन विद ए सिंगल ब्लो, ठीक है, और फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल, ठीक है, तो ये लिख सकते हो, ये सारे आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल हैं। ओके, ठीक है, डिफाइन इनर्शिया, तो डिफाइन इनर्शिया में क्या है बेटा, इनर्शिया क्या होती है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, तो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करना क्या होती है, इनर्शिया कहलाती है। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।